हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फाइटेड्यू। क्या हाल आप सबका? बहुत बढ़िया ना। देखिए, हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन के अंदर हम कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। सांद्रता की इकाइयां पढ़ रहे थे। सांद्रता को मापने के लिए 3 इकाइयां होती है: आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत। और इस वीडियो से पहले हम आयतन जो हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत है उसका पीपीएम और पीपीवी के बारे में हम पढ़ चुके थे, ठीक है। और आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, मोलरता। अगर आपने इस लेक्चर से पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक काम कीजिए कि जो सॉल्यूशन है उसको शुरू से देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर वो वीडियो देख चुके हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर करें और बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मोलरता। देखिए, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है? मोलरता है। क्या रहेगा? मोलरता। मोलरिटी। क्या? मोलरिटी। जो मोलरता होती है उसको हम कैपिटल एम के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा डिनोट करेंगे? कैपिटल एम। और जो मोलरता होती है वो सांद्रता को बताती है कि विलय में कितनी मात्रा में घुला रहता है, वो सांद्रता कहलाती है, ठीक है। और जो मोलरता होती है वो भी किसको बताएगी? सांद्रता को बताती है। अब बात आती है कि जो मोलरता है वो हम कैसे निकालते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, किस तरीके से इसको परिभाषित करते हैं। देखिए, अगर हम मोलरता की बात करें तो मोलरता को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम के द्वारा डिनोट करते हैं। अगर विलय के मोलों की संख्या के अंदर आयतन लीटर का भाग दे दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? मोलरता प्राप्त होती है। मैंने क्या बोला है? विलय के मोलों की संख्या के अंदर आयतन लीटर में होना चाहिए का भाग दे दिया जाता है तो क्या मिलता है? मोलरता प्राप्त होती है। अब देखिए, हमारे पास यहाँ आयतन का टर्म आ रहा है तो आयतन किससे प्रभावित होता है? टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। तो तापमान किस में होना चाहिए? निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे निश्चित ताप पर देखिए हमारे पास यह है 1 लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? 1 लीटर के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे? निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या किसकी संख्या? विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाती है। क्लियर है? अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या है? जो यहाँ पे आयतन होगा वो किसका होगा? वो विलयन के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा? विलयन के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए रहेगा? विलय के लिए रहेगा। अब जो मोलरता होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलरता को तो हम क्या कहेंगे? मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? देखिए, मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, हमारे पास क्या है कि शब्द समीकरण बनाते हैं तो इसी से बनेगा हमारे पास। तो हम क्या बोलेंगे कि जो मोलरता है, मोलरता इक्वल टू, देखिए ये किसके मोल है? एन क्या है? मोल होता है। और बी क्या होता है? विलय। तो हम बोलेंगे विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। किसकी संख्या? विलय के मोलों की संख्या। अगर विलय के मोलों की संख्या में किसका भाग दिया जाता है? आयतन का भाग दिया जाता है। और वो भी आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो उसको अपन क्या कहते हैं? मोलरता, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? विलयन का आयतन किसके अंदर? लीटर में। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये है ये तो विलय क्या होगा और ये किसके लिए होगा? विलयन के लिए होगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारी मोलरता के लिए ट्रिक रहेगी वो क्या है? मोलरता के लिए हम क्या करें? मोलों की संख्या में आयतन का भाग दिया जाता है तो क्या मिलता है? मोलरता प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम शब्द समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? मोलरता को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम के द्वारा, ओके। और विलय के मोलों की संख्या किससे डिनोट करेंगे? अपन एनबी के द्वारा डिनोट करेंगे, ठीक है। और दूसरा, विलयन का आयतन लीटर में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं विलयन का आयतन लीटर में, ओके। तो ये हमारे पास एक समीकरण आ चुका है। अगर आपके पास न्यूमेरिकल आ जाता है तो इस समीकरण की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं।
अगर आपको विलेय के मोलों की संख्या दी गई हो और विलेन का आयतन लीटर में या फिर ml में दिया गया हो तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलरता कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखना आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अगर आपको आयतन यहाँ पे अगर ml में दिया जाता है तो किस में चेंज करना पड़ेगा, लीटर में चेंज करना पड़ेगा। आपको विलेय के मोल दिए गए हो और हमारे पास जो आयतन है यहाँ पे किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। अब हमें ये पता होता है कि जो मोल होता है वो क्या होता है। मोल होता है जो कि हम जानते हैं मोल होता है द्रव्यमान बटे हुए अनुभार होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बटे हुए अनुभार होता है। अब ये किसके मोलों की बात कर रहे हैं, विलेय के मोलों की संख्या मतलब बी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बी के मोल अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, वेट ऑफ बी और यहाँ पे मास ऑफ बी, यानी कि हमारे पास बी का द्रव्यमान, ठीक है, बी का द्रव्यमान और बी का अनुभार। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको समीकरण 2 सेक्शन, इसका मान कहाँ पे रख सकते हैं, समीकरण 1 में। तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा मोलरता इक्वल टू, हम इसके जगह रखेंगे तो ये वाली इक्वेशन रखेंगे तो क्या बनेगा, WB अपॉन MB अपॉन आयतन लीटर के अंदर, ये बनेगा। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं आगे इधर सोल्व कर देता हूँ। आगे देखिए हमारे पास यहाँ पे आगे क्या बनेगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए MB कहाँ पे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो MB नीचे चला जाएगा तो क्या बनेगा, मोलरता बराबर यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास, WB अपॉन MB इंटू आयतन लीटर के अंदर, ये क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए हम चाहते हैं कि जो हमारी मोलरता है, आयतन है, आयतन को किस में चेंज करेंगे, ml में चेंज करेंगे। जब आयतन को ml में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ml में। तो हम क्या करेंगे, WB अपॉन MB इंटू 1000 इंटू आयतन इन ml, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, आयतन किस में कन्वर्ट हो चुका है, ml के अंदर कन्वर्ट हो। पहले तो यहाँ पे किस में था, लीटर के अंदर था। अब लीटर को ml में चेंज करना है तो इस इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यही है हमारी मोलरता को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, और इसको कितना समीकरण दे देते हैं, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अगर आपको विलेय का भार दिया गया हो और आयतन दिया गया हो तो हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला कब काम में आएगा, जब आपको विलेय के मोल दिए गए और आयतन लीटर में दिए गए तो हम मोलरता कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इक्वेशन कब काम में आएगा, जब विलेय का आपको क्या दिया जाए, भार दे दिया जाए और यहाँ पे विलेय का आयतन दे दिया जाए तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलरता कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। हम देखिए अगर हम बात करते हैं मोलरता के मात्रक की, मोलरता का मात्रक, मोलरता का मात्रक, मोलरता के लिए अगर मात्रक की बात करें तो कैसे निकालते हैं, देखिए मात्रक हम फॉर्मूले से निकालते हैं। और देखिए जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमारे पास ये वाला इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या है, इक्वेशन में है मोलरता बराबर विलेय के मोल अपॉन आयतन लीटर के अंदर है या नहीं है। तो मैं हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे मोल है, किसके मोल है, विलेय के मोल है, मोल, और आयतन किसके अंदर है, लीटर के अंदर है, किसके अंदर है, लीटर। तो इसका मतलब है मोलरता की इकाई क्या हो सकती है, मोलरता की इकाई होगी मोल प्रति लीटर होगी, क्या होगी, मोल प्रति लीटर। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल लीटर इनवर्स भी कर सकते हैं। इसका और एक और तरीका है, इसको हम मोलर भी लिख सकते हैं। इसका एक और मात्रक क्या होता है, मोलर। और एक तरीका और है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M भी लिख सकते हैं। कैपिटल M भी इसका क्या है, एक मात्रक है। ठीक है, जब आंसर में हम लिखेंगे, मोलरता का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम आंसर में मात्रक जो लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स, या क्या लिखेंगे, मोलर, या फिर क्या लिखेंगे, M लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या बता रहे हैं, ये सांद्रता को ही बताते हैं। ठीक है, और वो जो सांद्रता होगी निकल के आएगी वो किसके अंदर होगी, मोलरता के अंदर होगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोलरता क्या होती है। मोलरता क्या होती है, अगर विलेय के मोलों की संख्या के अंदर आयतन का भाग दे दिया जाता है तो क्या मिलता है, मोलरता प्राप्त होती है। कहने का मतलब विलेय के मोलों की संख्या में विलेय का आयतन लीटर में भाग देंगे तो क्या मिलेगी, मोलरता प्राप्त होगी। ठीक है, और ये हमारे पास समीकरण है, विलेय के मोल अपॉन आयतन लीटर के अंदर। अब मोल क्या होता है, मोल होता है द्रव्यमान बटे अनुपात। अब विलेय की बात हो रही है तो बी की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, NB अपॉन WB अपॉन MB।
और इस इक्वेशन को समीकरण में लिखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा। इसको हमने ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में इस लीटर में है, ml में चेंज करने के लिए क्या किए, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास के जो आयतन होगा वो किस में हो जाएगा, ml में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मात्रक निकाले। मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम देखेंगे कि जो मोलरता है, मोलरता को कौन कौन से कारक इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि विलेय की जो सांद्रता है वो सांद्रता किन किन कारकों से प्रभावित हो सकती है, किन कारकों से जो मोलरता के अंदर जो सांद्रता होती है वो बढ़ सकती है, और कौन से कारक है कि मोलरता के अंदर जो सांद्रता होती है वो घट सकती है। देखिए, तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मोलरता वाला प्रभाव देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रभाव, मोलरता पर पड़ने वाले प्रभाव। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो मोलरता के लिए फॉर्मूला क्या आता है, विलेय के मोलों की संख्या में आयतन लीटर का भाग दिया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है, मोलरता प्राप्त होती है। अब यहाँ पे अपने को एक पॉइंट मिलेगा, क्या जो मोलरता होती है विलेय के मोलों की समानुपाती हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि जो मोलरता है वो विलेय के मोलों के समानुपाती रहती है। ठीक है, अगर विलेय के मोल बढ़ते हैं तो मोलरता भी बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं विलेय के मोल, हम कह सकते हैं कि विलेय के मोल बढ़ने पर, विलेय के मोल बढ़ने पर मोलरता भी बढ़ती है, मोलरता भी बढ़ती है। ओके, विलेय के मोल यानी कि अगर विलेय के मोल जितना, यानी कि मोलरता जितना मात्रा में डालते जाएंगे मोलरता सांद्रता बढ़ती जाएगी। क्लियर है? ओके, और अगर मान लो कि विलेय के मोल जितने कम होंगी तो सांद्रता यानी कि मोलरता उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, आयतन है, और आयतन होता है वो तनुता से रिलेटेड करता है। तो आयतन कब बढ़ता है, आयतन जैसे मान लो कि हमने क्या लिया, 100 ml पानी लिया। ठीक है, तो इसके अंदर आयतन हमारे पास थोड़ा कम होगा, लेकिन उसमें हमने 100 ml पानी और डाल दिया, अब आयतन और बढ़ गया। इसका मतलब है आयतन बढ़ाएंगे। आयतन कब बढ़ेगा, पानी मिलाने पर, और पानी मिलाने पर क्या होता है, तनुता बढ़ती है। यानी कि तनुता और आयतन एक दूसरे से रिलेटेड है। तनुता मतलब पानी मिलाना, पानी मिलाएंगे तो तनुता बढ़ेगी, तनुता बढ़ेगी तो आयतन बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास तनुता मोलरता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम क्या कहेंगे कि तनुता का प्रभाव, सेकंड क्या लिखेंगे अपन, तनुता का प्रभाव। किसका प्रभाव, तनुता का प्रभाव। हम जानते हैं कि जो मोलरता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और जो आयतन कब बढ़ेगा, जब इसमें पानी मिलाएंगे, पानी मिलाने का मतलब तनुता। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, तनुता। ठीक है, अगर मान लो तनुता बढ़ेगी तो आयतन बढ़ेगा और उसका मोलरता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा इस इक्वेशन की सहायता से क्या हो रहा है। अगर पानी मिलाएंगे, तनुता कब बढ़ेगी, पानी बढ़ाने पर, पानी बढ़ाएंगे तो तनुता बढ़ेगी, तनुता बढ़ेगी तो जो सॉल्यूशन उसका आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घट जाएगी। तो हम फाइनली कहेंगे कि तनुता बढ़ाने पर विलेय का आयतन बढ़ता है, विलेय का आयतन बढ़ता है, जिससे विलेय की मोलरता घट जाती है, जिससे विलेय की मोलरता घट जाती है। ओके, तनुता कब बढ़ेगी, पानी मिलाने पर। ध्यान रखना इस वर्ड का, पानी मिलाने पर। पानी मिलाने पर तनुता बढ़ती है, पानी मिलाने पर तनुता बढ़ती है। ठीक है, तो आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें टेम्परेचर, क्या आयतन टेम्परेचर से प्रभावित होता है, यस। तो हम क्या कहेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन भी प्रभावित होगा। हम जानते हैं कि जो तापमान होता है, तापमान का अगर हम प्रभाव देखें, तापमान का प्रभाव हम जानते हैं कि जो मोलरता होती है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, और जो आयतन होता है वो ताप के द्वारा प्रभावित होता है, मतलब आयतन ताप के समानुपाती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन भी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयतन भी बढ़ेगा। क्लियर है? जैसे मान लो कि वाटर है, वाटर में टेम्परेचर कम है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो वाटर की मॉलिक्यूल क्या होंगे, उनके बीच के आकर्षण बल टूटेगा।
अगर मान लो गर्म कर रहे हैं, किसी चीज को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, अगर किसी गर्म करें तो इनके बीच में जो आकर्षण बनता है वो टूटेगा तो वो मॉलिक्यूल बाहर आएगी, गैस के रूप में बाहर आएगी। अब जो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो आयतन बढ़ जाता है। लेकिन वाटर की अवस्था में था जल तो उसका आयतन कम था, लेकिन गैसीय रूप में आ जाएगा तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कहने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे कि आयतन जो हमारा मूलतः आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, और आयतन किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा और मूलतः क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर है? तो देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा है, 3 इफेक्ट देखे हैं मूलतः को प्रभावित करने वाले। पहला इफेक्ट क्या है कि विलय के मोलों की संख्या, किसकी, विलय के मोल की संख्या। अगर विलय के मोलों की संख्या बढ़ती है तो मूलतः बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि समानुपाती। दूसरा तनुता का प्रभाव, मूलतः तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तनुता बढ़ेगी तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो मूलतः क्या हो जाती है, घट जाती है। तापमान का प्रभाव, तापमान अगर बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा और मूलतः क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक घट जाएगी। कहने का मतलब सांद्रता घट जाती है। ठीक है, सांद्रता यहाँ पे क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब आपको कुछ शब्दों को ध्यान में रखना है, याद रखिए, आपको हमेशा याद रखना है, कुछ चीजें याद रखिए। देखिए जो अगर हमारे पास क्या है कि जैसे मान लो कि 1 m का मतलब क्या होता है, मोलर विलियन। इसका विलियन मतलब क्या होगा, मोलर विलियन। इसका मीनिंग क्या होगा, मोलर विलियन होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कभी कभार क्या होता है कि m/2 भी लिखा रहता है, उसका मीनिंग क्या होगा। हमारे पास क्वेश्चन के दौरान कुछ शब्द दिए जाते हैं, जैसे 1 m/2 ऐसे हमारे पास दिया होगा, m/5 ऐसे हमारे को क्या दिया जा सकता है, m/10 ऐसे क्या दिया जा सकता है, ऐसे ही हमें देश दिया जा सकता है m/100, और ऐसे क्या दिया जा सकता है m/1000। ओके, तो इनका क्या मीनिंग होता है। देखिए 1m का मतलब होता है मोलर विलियन, और m/2 का मतलब क्या होगा, m/2 का मतलब होता है सेमी मोलर विलियन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, m/5, इसका मतलब होता है पेंटी मोलर विलियन। 5 के लिए 1/5 को पेंटी, तो हम क्या बोलेंगे, पेंटी मोलर विलियन, पेंटी मोलर विलियन। ओके, अब देखिए यहाँ इसको क्या बोलेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10, और इसको फाइनली कैसे लिखते हैं 10⁻⁻1। ऐसे ये क्या बनेगा 10⁻⁻2, और ऐसे ये क्या बनेगा 10⁻⁻3। तो इनको बोलते हैं डेसी मिली सेंटी। इसको कैसे बोलते हैं, डेसी सेंटी मिली। ये तो क्या होगा, डेसी होगा। ठीक है, ये क्या होगा, डेसी सेंटी, और ये क्या होगा, मिली। क्या होगा, मिली। अब देखिए m को क्या बोलेंगे, मोलर विलियन। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, इसका होगा डेसी मोलर विलियन। 1/10 मतलब 10⁻⁻1। ओके, इसका मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है 10⁻⁻1 m। तो इसका क्या मीनिंग होगा, डेसी मोलर विलियन। तो फाइनली मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डेसी मोलर विलियन। क्या होगा, डेसी मोलर विलियन। इसे इसको क्या बोलेंगे, सेंटी मोलर विलियन, सेंटी मोलर विलियन। क्या कहा जाएगा, सेंटी मोलर विलियन। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, m/1000 यानी कि मिली। हम क्या बोलेंगे, मिली, और m का मतलब क्या होता है, मोलर विलियन। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाता है तो कभी कभार हमें कुछ ऐसे वर्ड भी देखने को मिलता है, तो उनका क्या मतलब होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। ये हमें मोलरता के अंदर सांद्रताएं दी गई होती है। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लेंगे, और उनका ध्यान रखना कि अगर इस तरीके से कंडीशन दी जाती है तो वो हमें मोलरता दी गई है। ठीक है, मोलरता के अंदर सांद्रता दे रखी है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए,
अब हम मोलरता से संबंधित क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मोलरता के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए जो मोलरता का जो पहले टाइप का क्वेश्चन है वो देखिए हमारे पास क्या है, 5 लीटर 2m NaOH विलयन बनाने के लिए आवश्यक NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है 5 लीटर। कोई भी क्वेश्चन आता है तो सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्या दिया गया है पहचानना है, उसके बाद में क्या ज्ञात करना है, उसके बाद में क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगना है, वो फॉर्मूला लिख करके वैल्यू पुट अप करके आंसर निकालते हैं। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया वो चेक करते हैं। दिया गया है क्या दिया गया है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ए और बी क्या है। ए तो हमारे पास क्या होता है, विलायक होता है, ए क्या होता है, विलायक होता है, और बी क्या होता है, विलेय होता है। कहने का मतलब है कि हमें विलायक और विलेय पता करना है कि इसके अंदर है क्या। देखिए 5 लीटर 2m NaOH विलयन बनाने के लिए आवश्यक NaOH के मोलों की संख्या। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, 5 लीटर कोई सॉल्यूशन है 2m NaOH विलयन बनाने के लिए। किसका विलयन बनाया जा रहा है, NaOH का विलयन बना रहा है। वो सांद्रता दे रखी है, उसकी मोलरता में 2m है उसकी सांद्रता, ठीक है। बनाने के लिए आवश्यक NaOH के मोलों की संख्या, मतलब है NaOH के मोलों की संख्या पूछ रहा है, मतलब NaOH क्या है यहाँ पे, विलेय होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं NaOH, ठीक है, क्या होगा NaOH, ये हमारे पास क्या है, विलेय है। और विलाय कौन हो, क्या दिया गया है, विलेय नहीं दे रखा, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या मानेंगे, जल को विलायक मानेंगे। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या दिया गया है कि हमें 5 लीटर 2m NaOH विलयन बनाने के लिए, ये 5 लीटर दिया गया है और वो क्या है, एक विलयन है। तो हमें दे रखा है, विलयन दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें विलयन दे रखा है, मतलब हमें विलयन का आयतन दे रखा है, और वो भी किसके अंदर दे रखा है, लीटर के अंदर दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 लीटर है। कितना है, 5 लीटर है, ठीक है। आगे देखिए 2m NaOH विलयन बनाने के लिए आवश्यक NaOH के मोलों की संख्या क्या दे रखा है आपको, 2m दे रखा, मतलब मोलरता भी दे रखी है आपको, और जो मोलरता है वो कितना है, वो 2 है, मतलब है अपने को क्या दे रखा है, मोलरता की वैल्यू भी दे रखी है। ओके आगे देखिए NaOH विलयन बनाने के लिए आवश्यक NaOH के मोलों की संख्या, इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, सेकंड हमें क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ये बोल रहा है कि NaOH की मोलों की संख्या। अब NaOH के मोलों की संख्या क्या है, हम लिखेंगे NaOH के मोलों की संख्या, NaOH के मोलों की संख्या। अब देखिए जो हमारे पास NaOH है ये एक तरीके से विलेय है, क्या है, विलेय। तो इसका मतलब है विलेय के मोलों की संख्या कैलकुलेट कर रहा है, और विलेय के मोल क्या होता है, Nb होता है। यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी के मोल कैलकुलेट करना है, मतलब है बी के विलेय का मोल कैलकुलेट करना है, मतलब NaOH के मोल कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें विलयन का आयतन लीटर में दे रखा है। दूसरा हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है मोलरता, मोल पूछ रहा है, क्या मोल पूछ रहा है, और हमें मोलरता दे रखी है। तो हमारे पास मोलरता से रिलेटेड 2 फॉर्मूले हैं। एक तो अगर हमें मोल दिए जाते हैं और आयतन दिया जाता है लीटर में, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला। एक हमारे पास विलेय का द्रव्यमान दिया जाता है और विलयन का आयतन ml में या लीटर में दिया तो फाइनली आता है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, विलेय के मोल दिए गए, तो मोल से रिलेटेड जो फॉर्मूला आता है मोलरता का वो काम में लेंगे। तो हम कहेंगे कि जो मोलरता है, मोलरता विलेय के मोल अपॉन आयतन लीटर में। अब ध्यान रखना कि जो विलयन का आयतन है यहाँ पे वो किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि क्या विलयन का आयतन जो लीटर में है, क्या, यस लीटर में है। इसका मतलब सही दे रखा है लीटर के अंदर। अगर यहाँ पे ml में दिया होता है तो हम उसको पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, लीटर में चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी जिसमें दिया गया लीटर में, अब हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं। देखिए m की वैल्यू दी गई है, m की जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है, इक्वल टू, और ये तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और विलयन का आयतन लीटर के अंदर कितना है, 5 है। इसको सोल्व करते हैं। अब इसको आगे में सोल्व इधर कर देते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है, विलय की मोल कैलकुलेट करना है, वज्र गुणा कर देते हैं 2 × 5। ये देखिए हमने क्या किया, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, इसको वज्र गुणा कर देंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो याद आएगा। अब देखिए हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना आया, 10 मोल।
कितना 10 मोल, ये ही आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसके मोलों की संख्या कैलकुलेट करवाना है, NaOH के मोलों की संख्या, किसके NaOH है विलेय के लिए है ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मोल। NaOH के मोलों की संख्या कितनी आवश्यकता होगी, 10 मोल की आवश्यकता होगी। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया, केवल और केवल यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, विलेय के मोल दिए गए थे, विलेय के मोल कैलकुलेट करवा रहा था, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला काम में लिया है। क्वेश्चन जो हमारा समीकरण है उसके अंदर वैल्यू पुट अप की और सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा मोलरता का पहला टाइप का क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, हमारे क्या दिए गए, 0.01 एम डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड के 100 ml विलेय में AgNO3 की अधिकतम मात्रा मिलाई गई है। AgCl के अवक्षेपित होने वाले मोलों की संख्या कैलकुलेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मोलों की संख्या कैलकुलेट करवा रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही जो अभी लगाया था। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो दिया गया है इस क्वेश्चन में, उसको सोल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, दिया गया है हमें क्या दिया गया, ए और बी को पहचानते हैं। ए तो क्या होता है बताओ, विलायक होता है, ए क्या होता है, विलायक होता है ना, ओके। और जो बी होता है वो क्या होता है, वो विलेय होता है। क्या होता है, विलेय होता है। अब देखिए विलायक और विलेय को पहचानना है। 0.01 एम डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड के 100 ml विलयन में AgNO3 की अधिकतम मात्रा मिलाई गई। किसकी मात्रा मिलाई गई, AgNO3 की मात्रा मिलाई गई है ना। इसका मतलब जो मिलाई जाती है वो विलेय होगा, मतलब बी होगा। तो इसका मतलब AgNO3 क्या है, यहाँ पे AgNO3 हमारे पास क्या है, AgNO3 की अधिकतम मात्रा मिलाई गई है ना। तो AgCl के अवक्षेपित होने वाले मोलों की संख्या कैलकुलेट करा रहा है। आगे हमें क्या कैलकुलेट करा रहा है, AgCl के अवक्षेपित होने वाले मोलों की संख्या कैलकुलेट करा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास AgCl अधिकतम मात्रा, विलेय हमारे पास क्या है, यहाँ पे AgNO3 है। ठीक है, और हमारे पास क्या है कि विलायक कौन है, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड है। हमारे पास क्या है, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड है। इन दोनों की रिएक्शन से हमारे पास क्या बनता है, AgCl बन रहा है। यहाँ पे क्या बनता है, AgCl बनता है। उसके मोलों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए हमारे पास जो, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये वाला तो हमारे पास है डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। और जो हमारे पास है डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, उसके रिएक्शन और AgNO3 की रिएक्शन से क्या बनेगा, AgCl बनेगा। और AgCl के अवक्षेपित होने वाले मोलों की संख्या पूछी जा रही है। ठीक है, तो निकाल सकते हैं। देखिए हम बात करते हैं क्या क्या दिया गया है। हमें मोलरता दे रखी है, क्या दे रखी है हमें, मोलरता। मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और जो मोलरता दे रखी है कितनी दे रखी है, 0.01 दे रखी है। ठीक है, आगे डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड के 100 ml विलयन। अब देखो विलयन दे रखा है, अपने को विलयन दे रखा है, और जो विलयन है हमारे पास जो विलयन होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, मोलरता किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। और यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 100 ml है। ठीक है, अब हमें ml को किस में चेंज करना है, लीटर में चेंज करना है। हम जानते हैं 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 ml। ml को जब भी लीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 1000 से भाग करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कितना 100 बटे में 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना बचेगा, 1 बटे में 10 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बटे में 10 बच जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आयतन आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए नेक्स्ट है ज्ञात करना है, AgCl के अवक्षेपित होने वाले मोलों की संख्या। AgCl के अवक्षेपित होने वाले मोलों की संख्या हमें क्या निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। मतलब है कि हमें क्या कैलकुलेट करवा रहा है, एन भी कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें फॉर्मूले की, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखिए अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि मोलरता बराबर विलेय के मोल अपॉन आयतन लीटर के अंदर। ओके, हम लिखेंगे कि मोलरता बराबर, अब जो विलेय
यहाँ पे किसके मोलों की संख्या कैलकुलेट करवा रहा है, AgCl के, किसके, AgCl के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AgCl, ठीक है। और आयतन लीटर के अंदर हमें निकालना क्या है, AgCl की मोल निकालना है इक्वल टू m/v, ओके। अब वैल्यू पुट अप कर देते हैं। मोलरता कितनी दे रखी है हमें, मोलरता हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.01 इनटू आयतन। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये अपने को कितना दे रखा है, 1/10 दे रखा है, कितना दे रखे हैं, 1/10 दे रखा है, ओके। अब पॉइंट को हटाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए इसको आगे सोल्व कर देते हैं, 1/20 इंटू 1/10 ये बनेगा अपने पास। अब देखिए इसको और क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर -3, क्या लिखा जा सकता है, 10 की पावर -3। अगर इसको ऐसे भी सोल्व करते हैं, देखिए 1/10 कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/1000। अब एक के अंदर 1000 का भाग देंगे, एक के अंदर 1000 का भाग देंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा, 0.001 आ जाएगा, ठीक है। और इतने मोल आवश्यक होंगे, ठीक है। और यही हमारा क्या है, आंसर है। अब वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है तो हमारा ऑप्शन ये आंसर हो सकता है, ठीक है। और अगर ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है तो आंसर ये वाला हो सकता है। अब हमें चेक करना है कि ऑप्शन, देखिए ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन है 0.002 और बी ऑप्शन है अपने पास 0.003 और अपने नेक्स्ट ऑप्शन क्या है 0.01 और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है डी वाला 0.001। यानी कि ऐसा ऑप्शन ना दे करके ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है, ऐसा वाला ऑप्शन दे रखा है, तो आंसर कौन सा हो चुका है हमारा, फोर्थ ऑप्शन हो चुका है, ठीक है। आंसर कौन सा है, डी आंसर है, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। हम टाइप फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, मोलरता का सेकंड टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, 0.1 m सोडियम कार्बोनेट सांद्रता का 500 ml विलयन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए कि क्या क्वेश्चन क्या कहता है। अगर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन अगर हमें समझ में आता है तो उस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता तो हम क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले तो 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। हर बार क्वेश्चन अगर दिया जाता है तो उसको पढ़िए, क्वेश्चन हमें कहता है क्या कि क्या दिया गया है और क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया गया है, 0.m सोडियम कार्बोनेट, इसका मतलब है कि हमें सांद्रता दे रखी है और वो सांद्रता मोलरता में और वो कितनी 0.1 m है और किसकी है सांद्रता, सोडियम कार्बोनेट की है। सांद्रता का 500 ml विलेन, अब देखो विलेन दिया गया है और जो विलेन है वो 500 ml का विलेन है और ml के अंदर है वो किसका है, ml में है। बनाने के लिए जल में कितने ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। अब विले कौन है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को घोलना पड़ेगा। जिसको घोला जाता है वो क्या होता है, विले। किसको घोला जा रहा है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को घोला जा रहा है। तो विले कौन है अपने पास, सोडियम कार्बोनेट है। विलायक कौन है यहाँ पे, विलायक हमारे पास यहाँ पे है जल है और विलय कौन अपने पास यहाँ पे निर्जल सोडियम कार्बोनेट है। तो समझ में आया नहीं है आपको, इसमें विलायक और विलय पहचानने आया। विलायक कौन अपने पास, जल है और विलय कौन है, सोडियम कार्बोनेट है। चलो सोल्व करते हैं इसको कि हमें क्या क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया है उसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हम लिख देते हैं दिया गया है। क्या दिया गया हमें, मोलरता से पहले हम बात कर लेते हैं कि विलायक तो कौन है, इसके अंदर विलायक तो कौन है और दूसरा हमारे पास विलय कौन दिया गया है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे है विलायक तो हमारे पास कौन है, जल है। विलायक कौन है, जल है। दूसरा हमारे पास किसको घोला जा रहा है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को घोला जा रहा है पानी के अंदर। तो विलायक हमारे विलय कौन होगा, विलय होगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। इसका हमें अनुभार कैलकुलेट करना है। देखिए अनुभार कैसे कैलकुलेट करेंगे, विलय का मोलर द्रव्यमान मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम लिखेंगे Mb इक्वल टू m, क्या किसका कैलकुलेट है, सोडियम कार्बोनेट का। इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसमें हमारे पास 2 प्रकार के इसमें एक तो हमारे पास सोडियम का परमाणु है 1123 होता है, अगला है कार्बन है जिसका कितना होता है 612 होता है और अगला है ऑक्सीजन 816 होता है, ठीक है। इन तीन चीजों की आवश्यकता होगी इसके मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए। देखिए
यहाँ पे सोडियम की संख्या कितनी है? सोडियम की संख्या है 2, 100। अगर हम सोडियम के एटॉमिक मास की बात करें तो कितना है? 23 है। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? 23 प्लस कार्बन है, कार्बन की संख्या कितनी है? 1। ओके, और यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 3। ऑक्सीजन की यहाँ संख्या कितनी है? 3 इंटू, और ऑक्सीजन का अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो कितना है? 16 है। ठीक है, देखिए आगे इसको सोल्व करते हैं। यहां से कितना मिलेगा? 46, और यहाँ पे 48। ओके, अब देखिए इनको टोटल करते हैं। इनको हम टोटल करेंगे 46, 12 और 48 को टोटल करते हैं। जब इनको टोटल करेंगे तो अपने पास आएगा 106 AMU, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए हमें और क्या दे रखा है, कितने विलेन बनाने के लिए। देखिए 0.1 m सोडियम कार्बोनेट सांद्रता का 500 ml विलेन बनाने के लिए हमने लिखा है विलाय पहचान, विलय पहचान और विलय का अनुमान निकाल लिया। अब क्या दे रखा है हमें? 0.1 m, मतलब हमें मोलरता दे रखी है। क्या दे रखी है? मोलरता दे रखी है। और जो मोलरता है वो कितनी दे रखी है? यहाँ पे हमें दे रखी है 0.1 है। कितना है? 0.1 है। आगे देखिए सांद्रता का 500 ml विलेन, मतलब विलेन का हमें क्या दे रखा है? आयतन दे रखा है, और वो भी किस में? ml में। तो हम लिख देते हैं कि विलेन है हमारे पास, विलेन का आयतन दे रखा है, मतलब वो भी किस के अंदर है? ml के अंदर है, और वो कितना दे रखा है? 500 ml है। कितना है? 500 ml। ठीक है, विलेन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेकंड हम बोलेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। देखिए क्या ज्ञात करना है? निर्जल सोडियम कार्बोनेट को घोलना पड़ेगा, मतलब है उसकी मात्रा पूछी जा रही है, यानी कि विलय की मात्रा पूछी जा रही है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसकी मात्रा? सोडियम कार्बोनेट की मात्रा कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है, तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? देखिए हमें क्या पूछा जा रहा है? विलय का द्रव्यमान पूछा जा रहा है, और विलय का द्रव्यमान कौन से फॉर्मूले में यूज होगा? मोलरता के 2 फॉर्मूले विलय के, है ना। मोलरता के लिए 2 फॉर्मूले, एक तो अगर मोल कैलकुलेट करवा रहा हो तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, और लास्ट वाला फॉर्मूला विलेन का आयतन ml में दिया गया हो ना, और विलय का अनुभार दिया गया हो, है ना, वेट दिया गया, तो उसके लिए हमारे पास इसका मतलब लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा वो बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मूला। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, इसका फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए इसके फॉर्मूले की बात करें, देखिए हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा हमारे पास मोलरता इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 इंटू आयतन इन ml के अंदर। क्या? ml के अंदर हमें क्या क्या दे रखा है? हमें क्या दे रखा है? मोलरता दे रखी है, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है। हमें विलय के विलय का भार हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। हम भी हमने अभी अभी क्या कैलकुलेट कर ली है, कितने हैं हमारे पास? ये निकल के आई है, कितना निकल के आया है? 106। और आयतन देखिए कितना अपने पास आयतन दे रखा है विलेन का? 500 ml। बस हमें वैल्यू रखना है और उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए मान रखने पर हम क्या बोलेंगे? मान रखने पर, चलो मान रखते हैं m कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या कैलकुलेट करना है। W भी कैलकुलेट करना है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इस समीकरण को ऐसे बनाया जा सकता है। देखिए इसको वज्र गुना कर लेते हैं, तो हम बोलेंगे कि 1 इंटू WB इंटू 1000 इक्वल टू m इंटू MB इंटू आयतन इन ml के अंदर। ठीक है, ऐसा बनाया जा सकता है। हमें ये कैलकुलेट करना है, इसलिए क्या कहेंगे कि मोलरता इंटू विलय की MB इंटू आयतन इसके अंदर ml के अंदर अपॉन, अब ये 1000 कहाँ पे चला जाएगा? बट्टे के अंदर चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? बट्टे में, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो किधर चला जाएगा? बट्टे में। मान रखेंगे। अब देखिए वैल्यू रखते हैं मान रखने पर अब हम मान रखते हैं और सोल्व कर लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? देखिए मोलरता कितनी दे रखी है? हमें जो मोलरता दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 0.1 दे रखा है। ठीक है, MB
विलय का अनुपात कितना है 106 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 106 इनटू, अब विलयन का आयतन और वो भी ml में होना चाहिए, और कितना अपने पास 500 ml, विलयन का आयतन है 500 ml, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 500 और अपॉन में क्या है 1000। देखिए यहाँ पे अपने पास क्या होगा कि 1 और ये 2 से कट जाएगा ना। अब देखिए ये कितने से बाहर जाएगा 53 कितना है हमारे पास आएगा 0.1 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 53। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 0.1 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 5.3। अब देखिए मात्रक लिखना है, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, विलय का द्रव्यमान पूछा गया, मात्रा पूछी गई, और मात्रा किसमें लेंगे अपन, ग्राम के अंदर लेते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्राम में, और यही हमारे पास क्या है आंसर है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो हमारे पास जो क्वेश्चन है अगले टाइप का है, नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या दिया गया है 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 10 लीटर विलयन प्राप्त किया गया है। विलयन की हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे मोलरता निकालनी है। क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या तो दिया गया है और क्या कैलकुलेट करना है वो फाइंड आउट करना है। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। देखिए हमें क्या गिवन है, सबसे पहले अगर सॉल्यूशन का क्वेश्चन दिया, अगर आपको सॉल्यूशन का क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें विलय क्या है और विलय क्या है वो पहचानना, मतलब ए और बी को पहचानना है। देखिए हाँ यहाँ हम बात करते हैं कि ए तो कौन है और बी कौन है। ए हमारे पास कौन होता है, विलायक होता है, ठीक है, और जो बी होता है वो क्या होता है, विलय होता है। ओके, इनको पहचानना है। विलायक 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर, किसमें, जल में घोलकर, किसको घोला गया H2SO4, किसमें घोला गया, जल में, किसमें घोला गया, जल में। तो जिसमें घोला जाता है वो तो विलायक, और जिसको घोला जाता है वो क्या होगा, विलय। तो यहाँ पे H2SO4 तो क्या है, विलय है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे H2SO4 है। और दूसरा जल हमारे पास क्या है, जल हमारे पास यहाँ पे होगा विलय होगा, विलायक होगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, इसका अनुवाद कैलकुलेट करना है। जो हमें पदार्थ दिया गया है, पदार्थ क्या दे रखा है, H2SO4 दिया गया है, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। मतलब है मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4। जब इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, 98 आता है। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट करके बता देते हैं। देखिए इसका हमें क्या निकालना है, मोलिकुलर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन है हमारे पास कौन कौन से हैं। एक तो हाइड्रोजन परमाणु है इसके अंदर, एक सल्फर परमाणु है, और एक हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन परमाणु। हाइड्रोजन का 1 है, और सल्फर के लिए कितना 16 और ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 8 होता है। ठीक है, अब देखिए इनको कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 प्लस सल्फर, सल्फर की संख्या 1 है, और यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक मास कितना है 32 प्लस ऑक्सीजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है। इनको सोल्व करते हैं, 2 प्लस 32 प्लस 64, इनको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 98। मतलब हमारे पास H2SO4 का जो द्रव्यमान है हमारे पास कितना आ गया 98। मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4, मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 का कितना आया 98। मतलब विलय का हमारे पास क्या आ चुका है, आणविक द्रव्यमान आ चुका है, और 98 AMU दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए 9.8 ग्राम H2SO4 को मतलब क्या दे रखा है, ग्राम में मात्रा दे रखी है, मतलब भार दिया गया है, वेट दिया गया है, तो हम क्या कहेंगे वेट ऑफ बी, विलय का दिया गया है। किसका दिया गया है, विलय का, और विलय हमारे पास क्या है H2SO4 है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि H2SO4 का हमें क्या दिया गया है, वेट दिया गया है। ठीक है, और वो कितना दिया गया है, वो 9.8 ग्राम के अंदर दिया गया है। 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 10 लीटर विलयन, देखिए हमें विलयन का आयतन दिया गया, और वो भी किसमें दिया गया, लीटर के अंदर दिया गया। तो हम क्या लिखेंगे, हमें नेक्स्ट क्या दिया गया है, हमें विलयन दिया गया है, और जो विलयन है वो यहाँ पे किसके अंदर है, लीटर के अंदर है। कितना है 10 लीटर है। ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ पे मोल कैलकुलेट, मोल की डिस्कस नहीं हो रही है, इसका मतलब है आयतन किसमें चाहिए, अपने को आयतन चाहिए ml के अंदर। तो लीटर को किसमें चेंज करना पड़ेगा, ml में चेंज करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं
कि 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 ml होता है। लीटर को ml में चेंज करना है तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10 इंटू 1 लीटर। अब 1 लीटर बराबर कितना होता है 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो फाइनल कितना होगा 10 इंटू 1000 ml। इसका मतलब है ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है ml के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, आगे देखिए आगे हमें क्या बोल रहा है, प्राप्त किया गया विलेन की मोलता कैलकुलेट करनी है। यानी कि अगला हम बोलेंगे कि क्या हमें क्या ज्ञात करना है। नेक्स्ट है ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है मोलरता, क्या कैलकुलेट करनी है मोलरता कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब मोलरता का फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिए हमें दिया गया है, हमें वेट दिया गया, विले का वेट दिया जाए। अगर विले का वेट दिया जाता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे देखिए मोलरता का फॉर्मूला, मोलरता इक्वल टू क्या होगा WB अपॉन MB इंटू 1000 इंटू आयतन इन ml के अंदर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखिए मोलरता को हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। WB की वैल्यू हमें दे रखा है जो कि H2SO4 की है, कितना है 9.8। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे 9.8 इंटू 1000 MB। MB हमने कैलकुलेट किया है। देखिए अगर हमें विले का अनुभार अगर अनुद्रव्यमान नहीं दिया गया है तो हम उसे को कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना आया है 98, तो यहाँ कितना लिखेंगे 98 इंटू आयतन। तो आयतन किस में है ml में, और यहाँ लीटर में दे रखा था जिसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है ml में कन्वर्ट कर लिया है। किस में कन्वर्ट कर लिया ml। ठीक है, और वो ml कितना है 10 इंटू 10 की 10 इंटू 100, तो हम लिखेंगे 10 इंटू इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं हम, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो मोलरता इक्वल टू देखिए 10, ये पहले से इस पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 10 ओवर आ जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बना है, हमारे पास बना है 1 अपॉन, देखिए ये बना है। अब 1 के अंदर हमें किसका भाग देना है 100 का भाग देना। जब 1 के अंदर अगर हम 100 का भाग देंगे, 1 के अंदर 100 का भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए हमारे पास आंसर आएगा इसका 0.00 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक इसका 1 का 100 के अंदर भाग देंगे तो हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 स्थानों को छोड़ करके, मतलब है कि हमारा यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाएंगे मात्रक लगाएंगे, मात्रक हमारे पास क्या आएगा m आएगा, क्यों मोलरता कैलकुलेट करनी है तो आंसर में भी हम क्या लिखेंगे मोलरता का ही मात्रक लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो अगर आपको विले का भार दिया जाता है और मोलरता पूछी जाता है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हमारे पास फॉर्मूला ये वाला लगेगा। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या कीजिए वीडियो को पॉज कर लेंगे और वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, यह आपके लिए होमवर्क है। देखिए पहले क्वेश्चन है, उस विलेन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम एनियोल 450 ml विलेन में घुला हुआ। यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, आप सोल्व करके देखिए कि आंसर आता है या नहीं आता है। आंसर कितना है 0.278 m आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 5 ग्राम एनियोल 500 ml विलेन में घुला हुआ है, इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए इसकी मोलरता कितनी आएगी, यहाँ पे 0.25 m आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 ग्राम एनियोल 200 ml विलेन में घुला हुआ है, तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ है। कि कहाँ पे आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड, ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ पे आया हुआ फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ। और जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ 20 ग्राम एनियोज को घोलकर 250 ml विलेन बनाया गया है, इसकी मोलरता की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन आया है, ये बोर्ड एग्जाम के अंदर आया है। कहाँ पे आया हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इनको आप नोट कर लेंगे और इनको बना के देखिए, आपसे बनेंगे, क्योंकि हम इसी टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए हैं और एग्जाम के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए
अब हम मोलता से संबंधित नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन की टाइप की बात करते हैं। हम अभी तक 3 टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, अब हम 4 टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या है कि ऑक्जेलिक अम्ल दिया है और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी दिया गया है C2H2O4.2H2। यहाँ क्रिस्टलन जल है 2 मोल है कि 250 ml सेमी मोलर विलेन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अम्ल की गणना करनी है। अम्ल कितना चाहिए वो हमें पूछा गया। तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके में हमें क्या दिया गया वो हमें नोट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या गिवन है। अगर हमें गिवन क्या है वो पता लग जाता है तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें पहचानना है कि हमारे पास विलायक तो कौन है और दूसरा हमारे पास क्या है कि विलेय कौन है, ये हमें ढूंढना है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल के 250 ml सेमी मोलर विलेय प्राप्त करने के लिए आवश्यक अम्ल की गणना कीजिए। मतलब है कि हमारे पास ऑक्जेलिक अम्ल तो विलेय है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास ये क्या है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ओके। और जो ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है C2H2O4.2H2O, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें मोलिकुलर मास निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे मोलिकुलर मास ऑफ बी तो है और विलाय के रूप में हमें क्या दिया गया ऑक्जेलिक अम्ल के 250 ml सेमी मोलर विलेय प्राप्त करने के लिए आवश्यक अम्ल की गणना। मतलब हमें विलायक नहीं दे रखा है तो हम सार्वत्रिक विलाय क्या मानेंगे, यहाँ पे जल को मानेंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जो विलेय है ऑक्जेलिक अम्ल है इसका अनुभार कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H2O4.2H2। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ पे है 4 यहाँ पे, तो फाइनली कितना होगा 4। ऑक्सीजन की बात करें तो 4 ऑक्सीजन तो यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं लिख करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए तो हम लिखेंगे C2H4O6। अब इसका हमें क्या करना है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसमें एक तो कार्बन परमाणु है, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है और एक ऑक्सीजन परमाणु है। कार्बन का एटॉमिक मास और परमाणु क्रमांक 6 12 1 1 और यहाँ पे 8 16। अगर आपको इस तरीके से इनका एटॉमिक मास पता है तो आप मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको एटॉमिक मास नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे चेक कीजिए कि आपको 11th क्लास के कुछ लेक्चर दिए गए हैं। तो सबसे पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपको पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर अच्छे से आता है तो आप किसी का भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है किसका, ग्लूकोज के लिए। तो हम क्या कहेंगे, देखिए कार्बन कितना है यहाँ पे 2 इनटू कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 होता है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन की संख्या 4 इनटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। तो देखिए सोल्व करते हैं, यहाँ पे 24 प्लस 4 और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 96 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 96 आ जाएंगे। अब देखिए अब इसको हम क्या करते हैं टोटल करते हैं। देखिए अगर हम इसको टोटल करते हैं तो हमारे पास आएगा यहाँ तो कितना हो जाएगा, देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास फाइनली आ जाएंगे हाइड्रोजन यहाँ पे फाइनली हमारे पास आएंगे 96 और 1 तो 124 आ जाएंगे। अगले यहाँ पे अपने पास कितने आ जाएंगे 124 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास, हाँ देखिए इस वाले में अगर हम बात करें कार्बन तो कितने हैं 2 और हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे है और 2 2 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ फाइनली कितने हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करें तो 4 तो ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है तो 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 6, तो यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा फाइनली 6। तो फाइनली हमारे पास जो आएगा 126 AMU आएगा, ठीक है। तो 126 AMU। आप देखिए अब आगे इसको सोल्व करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन में और क्या दिया गया है। ऑक्जेलिक अम्ल के 250 ml सेमी मोलर विलेन, मतलब हमें विलेन दिया गया और ml में दिया गया विलेन का आयतन। तो हम क्या कहेंगे
कि हमें विलियन दिया गया है और जो विलियन का आयतन है वो किसके अंदर दिया गया है, ml में दिया गया है, और कितना है 250 ml में है। ठीक है, आगे देखिए 250 ml सेमी मोलर विलियन प्राप्त करें। सेमी मोलर विलियन, सेमी मोलर विलियन का मतलब क्या होता है, देखिए हमें आगे दिया गया है सेमी मोलर विलियन। सेमी मोलर विलियन, सेमी मोलर विलियन का मतलब होता है m/2, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्राप्त करने के लिए आवश्यक अम्ल की गणना कीजिए। अगर हमें मोलर विलियन दिया होता तो इसका मतलब क्या होता है, 1m होता है। सेमी मोलर विलियन दिया गया तो m/2, पेंटी मोलर विलियन दिया होता तो m/5 करते हैं यहाँ पे, और अगर के डेसी सेंटी मिली मोलर दिया था तो उसके अनुसार हम ये यहाँ लिख सकते थे। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको पहले ही बता चुका है, ये याद रखे वहां से। ठीक है, तो ध्यान रखना, उनको याद कर लेना, और क्वेश्चन में जैसे ही हमें दिया जाता है उसको हम उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर। देखिए नेक्स्ट हम कहेंगे सेकंड, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है। देखिए प्राप्ति के लिए आवश्यक है अम्ल की गणना, आवश्यक अम्ल की गणना मतलब वेट पूछी जा रही है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, विलय की मात्रा पूछी गई है। तीसरा अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, वेट पूछा गया है, मोलरता दे रखी है, तो फॉर्मूला लगेगा, हम कहेंगे कि मोलरता बराबर WB/MB × 1000 × आयतन इन m। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, विलय का द्रव्यमान पूछा गया है, विलय का भार पूछा गया, तो हमें ये कैलकुलेट करना है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। WB = देखिए ये तो वजन गुना में होगा और ये कहाँ पे चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, तो m × MB × आयतन किसके अंदर, ml के अंदर, अपोन, और ये दोनों वजन गुना में हो गया और ये बट्टे में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1000। तो देखिए आगे हम सोल्व करते हैं इसको। m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है, तो इसको हम लिख लेते हैं 1/2 MB कितना है हमारे पास, किसके लिए है, विलय के लिए है, और वो कितना है हमारे पास 126 है, कितना है 126 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 126 × विलय का आयतन, विलय का आयतन कितना अपने पास यहाँ दिया गया 250 ml, तो यहाँ कितना रखेंगे, यहाँ रखेंगे 250 ml, बटे में कितना लगेगा 1000 लगेगा। ठीक है, अब देखिए इस 2 को हम नीचे ला सकते हैं और ये कितने से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, इस 2 को नीचे ले आते हैं, इसको आगे इधर सोल्व कर देते हैं। देखिए WB = यहाँ अपने पास होगा, ये 2 से कटेगा और यहाँ 6 3 बच जाएगा, और तो देखिए यहाँ ऊपर तो क्या बचा 1 × 63, मैं इसको आगे इधर ही सोल्व कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे बचा अपने पास WB = यहाँ तो बचा अपने पास 1 × 63, 1/2 में से 2 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2, और यहाँ 4 को कटने के बाद में कितना बचा है, केवल 2 बचा है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे वेट ऑफ B 63/4। अब देखिए 63 के अंदर हमें 4 का भाग देना है, तो 63 के अंदर अगर हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा 15.75 आएगा, कितना आएगा 15.75 आएगा, इसको इसके अंदर भाग देंगे तो, और ये हमारे पास किसके अंदर आएगा, ग्राम के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, ग्राम, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का m/10 विलयन बनाने के लिए 2000 ml जल में कितना ग्लूकोज मिलाना पड़ेगा। इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करवा दिया है, तो आप इसको बना के देखिए इसका आंसर कितना आता है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट करेंगे और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आता है वो चेक करते हैं। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख दीजिए, अगर जिसका सही आता है तो मैं इसको यस बोल दूंगा कि हाँ आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे और इसका सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिखना है, कमेंट्स के अंदर। ओके, कमेंट्स बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि इसका आंसर कितना आता है। ठीक है, तो अगर आपका आंसर सही है तो हम रिप्लाई करेंगे कि आपका आंसर सही है, अगर रॉन्ग है तो आपको बताया जाएगा
दोबारा कि इसको सॉल्यूशन बताया जाएगा कि इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है, और वहाँ पे आपको आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मोलरता के लिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तनुता का नियम। क्या पढ़ेंगे? तनुता, यानी कि पानी डालने पर विलय की जो सांद्रता है वो चेंज हो जाएगी, किस प्रकार से चेंज होती है, क्या फॉर्मूले लगेंगे, नेक्स्ट टाइम के क्वेश्चनों की बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, और आज की क्लास में हमने मोलरता क्या है वो पढ़ी है, और मोलरता से संबंधित कुछ क्वेश्चन सोल्व किए। आज हमने टोटल 10 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के रूप में भी दिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक